इंडिया से रमन अग्रवाल। आज हम चर्चा करेंगे कंधे के जाम होना, कंधों में दर्द होना, इस विषय में हम बातचीत करने जा रहे हैं ऑर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राजीव गुप्ता। दरअसल हुआ क्या था, मेरे एक दोस्त के पास में फ़ोन आया था, उसका कंधा बहुत दर्द कर रहा था, हाथ ऊंचा नहीं हो रहा था, कंप्यूटर पे काम नहीं कर पा रहा था, पूरा ये पोजीशन जो है उसका मूवमेंट के कारण काफ़ी दर्द हो रहा था। इस बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राजीव गुप्ता से। डॉक्टर राजीव गुप्ता बताएं कि ऐसा क्यों होता है, किन लोगों में होता है? रमन जी, जो कंधे का जाम होना बिना किसी कारण के, वो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर? हाँ, और फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है शोल्डर में, और इसमें समस्या ये आती है किसी भी एज ग्रुप पर हो सकता है, खासकर 40 से 45 साल के बाद में। मिडिल एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, मिडिल एज ग्रुप में, फीमेल्स में ज़्यादा है। दूसरा कारण है ये डायबिटिक और हाइपोथायराइड पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। डायबिटिक लोगों को शोल्डर पेन क्यों सर? डायबिटिक पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर का इंसिडेंस ज़्यादा है, हाइपोथायराइड पेशेंट्स में है, किसी पेशेंट को सर्वाइकल पेन है लंबे समय से, उनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, या कई बार हल्का सा चोट लगा उसके बाद में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर में जो प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट को शुरू में पेन होता है, रात में खासकर रात में पेन होता है, नींद में डिस्टर्ब होने लग जाता है, और धीरे धीरे उनका मूवमेंट जो कंधे की चाल है वो रुकने लग जाती है। खासकर मेरे पास में पेशेंट्स जो कंप्लेन लेकर आते हैं कि पीछे बैक स्क्रैच करने में दिक्कत हो रही है, कंधे, पेट और क्योंकि पीछे हाथ जाता नहीं है ना उनका, और दूसरा बाल कॉम करने में दिक्कत होती है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। साड़ियाँ पहनने में दिक्कत होती है, तो ये बहुत डिसेबलिंग प्रॉब्लम है। कोट पहनने में दिक्कत होती है। तो मोस्टली कारण बिना किसी इंजरी के फ्रोजन शोल्डर पेशेंट्स को हो जाता है। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से बताए डॉक्टर साहब आपने? पहला कारण तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, दूसरा कारण है हाइपोथायराइड के पेशेंट्स, तीसरा कारण है हल्का फुल्का कोई चोट लगा उसके कारण से भी फ्रोजन शोल्डर होता है। तो ऐसे केसों में डॉक्टर साहब दो तरह से उपचार होते हैं, वो क्या किए जाना चाहिए? 2 या 3 प्रकार से, जो भी विकल्प आपके पास उपलब्ध हो। एक तो होम रेमेडीज, मेडिकेशन, और अन्य कोई चिकित्सा। फ्रोजन शोल्डर एडेसिव कैप्सुलाइटिस एक सेल्फ लिमिटिंग, क्या डॉक्टर क्या बताया कि अपने आप ठीक होने वाला प्रॉब्लम है। जनरली ये देखा गया है मैक्सिमम पेशेंट्स में ये 6 से 8 महीने में ठीक हो जाता है। 6 से 8 महीने में? इसको समय लगता है, पर उस समय ड्यूरेशन को हम इलाज से कम कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि ये केवल फ्रोजन शोल्डर ही है क्या, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार मेरे पास में पेशेंट आते हैं जिनके रोटेटर कफ टियर होता है। अच्छा। जो उसके कारण से वो कंधा जाम हो जाता है। दूसरा कारण होता है जिसके अंदर कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस होती है। तो कुछ शोल्डर की पैथोलॉजी है जिसको हम रूल आउट करें एक्सरे करा के, या कई बार कुछ केसेस में MRI कराना पड़ता है। अगर इन सब में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और फाइनल डायग्नोसिस बनता है फ्रोजन शोल्डर, तो फिर उसके बाद में पेशेंट्स को कुछ समय के लिए हम एनाल्जेसिक देते हैं, जिससे कि पेन और इन्फ्लामेशन कम हो। क्योंकि जैसे नाम बता रहा है एडेसिव कैप्सुलाइटिस, ये इन्फ्लामेशन है कैप्सूल का, शोल्डर जॉइंट का, तो एंटी इन्फ्लामेटरी लेके। दोस्तों मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको बीच में। दरअसल आपने जैसा कि आपने बताया कि यह एक प्रमुख कारण है डायबिटीज, तो क्या डायबिटीज कंट्रोल होने जैसे कंट्रोल होगी तो क्या ये फ्रोजन शोल्डर की समस्या खत्म हो जाएगी, या इसके रिकवरी के लिए आप कुछ करते हैं? डायबिटिक अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट्स में डिफिकल्ट होता है उसको जल्दी ठीक करना। अगर डायबिटीज शुगर कंट्रोल है तो उसको जल्दी से ठीक किया जा सकता है, तो शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ओनली शुगर कंट्रोल से फ्रोजन शोल्डर की समस्या समाप्त नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। कुछ समय के बाद में दर्द की दवाई और फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस करता हूँ मैं पेशेंट को, जिससे कि उनका मूवमेंट आए। कई बार पेशेंट्स को जो कि खासकर कंप्लेन करते हैं कि रात में दर्द हो रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं, तो उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, एक स्टेरॉइड का शॉट दिया जाता है, जिससे कि वो इन्फ्लामेशन कम हो जाता है और शोल्डर मूवमेंट एक्सरसाइज आसान हो जाती है। यानी डायबिटीज़ के कारण हुए फ्रोजन शोल्डर का इलाज डायबिटीज़ का डॉक्टर और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दोनों मिलकर के इलाज करते हैं? यस, बिल्कुल दोनों का रोल है, दोनों का संगम होना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब आगे बताएं, जैसे आप बताते हैं कि इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि रोटेटर कफ है या फ्रोजन शोल्डर, इसके जांच के तरीके क्या है, इसके निदान क्या है इसका?
फ्रोजन शोल्डर को क्लिनिकल एग्जामिनेशन से आराम से डायग्नोज किया जा सकता है। कई बार अगर डाउट होता है कि इसमें दूसरी पैथोलॉजी कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस या रोटेटर कफ की प्रॉब्लम है, तो उस केस में एक्सरे एमआरआई सफिशिएंट है, पर ये बहुत कम केसेस में ज़रूरत पड़ती है। और रोटेटर कफ में? रोटेटर कफ टीयर है तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। उसके अंदर पेशेंट को एक ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, कोई झटका लगने की हिस्ट्री होती है, और खासकर कंप्लेन होती है कि हाथ अपने आप से नहीं उठ रहा, उसमें वीकनेस आ जाती है मसल की। ये स्पोर्ट्स इंजरी है? नहीं, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। एज रोटेटर कफ टीयर होता ही ओल्ड एज ग्रुप में है, क्योंकि उस टाइम उनका लिगामेंट वीक हो जाता है, उसके कारण से ये दिक्कत आती है। डॉक्टर साहब, एक दोबारा से बताएं कि फ्रोजन शोल्डर रोटेटर कफ में क्या अंतर है? रोटेटर कफ प्रॉब्लम अलग है। उसके अंदर पेशेंट को खासकर प्रॉब्लम होती है कि उसमें हाथ अपने आप से नहीं उठ रहा, उनको वीकनेस आती है, फिर जैसे हाथ लाते हैं ना नीचे तो गिर जाता है, क्योंकि उसमें जो टेंडन लिगामेंट है रोटेटर कफ टेंडन है, उसमें टियर हो जाता है, तो पेशेंट को हाथ उठाने में दिक्कत होती है। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि नाइट पेन इसमें भी होता है, और क्रॉनिक जो रोटेटर कफ टीयर होता है उसमें कई बार कंधा जाम हो जाता है। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि फ्रोजन शोल्डर ही है या फिर कंधा जाम रोटेटर कफ टीयर के कारण से तो नहीं हुआ। इस केस में एमआरआई की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रोजन शोल्डर एक सेल्फ लिमिटिंग है, ये अपने आप ठीक होता है। पर जब कुछ पेशेंट्स में दर्द इतना ज़्यादा होता है, उस केस में हम दर्द की दवाइयों के साथ में एक इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं। फिर इंट्राआर्टिकुलर जॉइंट के अंदर एक स्टेरॉइड शॉट देते हैं, उसके कारण से पेन कम हो जाता है, सराउंडिंग मसल्स का इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। उसके बाद में पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी आसान हो जाती है। और बहुत कम पेशेंट्स में जिनमें कि ये सब करने के बाद भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आर्थ्रोस्कोपिक एक टेक्निक है, की होल सर्जरी एंडोस्कोपिक, उससे जो टिश्यू को जो चिपक गया है और कैप्सूल टाइट हो गया उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, और उसके बाद में फिर पेशेंट को वापस मूवमेंट गेन हो जाता है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जिन लोगों को ऑटोमेटिक सेल्फ लिमिटेशन के कारण फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं होता है, तो उनके लिए एक ऑर्थोस्कोपिक टेक्निक है जिसके द्वारा उनको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें लगभग कितना समय लगता है इस प्रक्रिया में? इसको आर्थ्रोस्कोपी एंडोस्कोपिक एक की होल सर्जरी है, उसमें नाखून के स्मॉल साइज इंसिजन लगते हैं, तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। और पोस्ट ऑप में ऑपरेशन के अगले दिन से पेशेंट को एक्सरसाइज पे डाल दिया जाता है, तो रिकवरी इसमें बहुत फास्ट होती है। अगर इसको अपन नहीं कराएं, नज़रअंदाज करें, तो क्या परिणाम सामने आते हैं? परिणाम पेशेंट का, अगर आपका शोल्डर का मूवमेंट नहीं है, आप चाहते हैं कि पीछे हट जाए, और जो आप कुछ चीज़ को लेना चाहते हैं तो नहीं कर पा रहे, तो वो फिर आपके लिए अपने आप एक डिसेबलिंग हो गया ना, कि आपका शोल्डर का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो आपको हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शन महसूस हो रहा है, तो ये अपने आप धीरे धीरे फिर इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आने लग जाते हैं। मेडिकल साइंस में इतने एडवांसेज आ गए हैं, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि जब हर चीज़ का अपने पास में इलाज उपलब्ध है, तो उसको इलाज देने में संकोच नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये रोटेटर कफ का क्या इलाज है? रोटेटर कफ अगर एमआरआई में छोटा टीयर है, पार्शियल टीयर है, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके उससे हम उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज से। पर कई बार रोटेटर कफ कंप्लीट रोटेटर कफ टीयर आता है, तो उस केस में वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पाता। उसके लिए भी एंडोस्कोपिक आर्थ्रोस्कोपी है, जिससे स्पेशल तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स इम्प्लांट्स आते हैं, जिसे एंकर सूचर कहते हैं, उससे उनको वापस सिलाई कर दी जाती है, टाई कर देते हैं या रिपेयर कर दिया जाता है। इसमें कितना टाइम लगता है? रोटेटर कफ टीयर सर्जरी एंडोस्कोपिक है, की होल सर्जरी है, तो पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद में पेन नहीं होता और एक्सरसाइज भी आसान रहती है, और करीब वापस 3 से 6 महीने में पेशेंट को फुल रिकवरी हो जाती है। नहीं, इसके इलाज की प्रक्रिया में कितना घंटे लगते हैं? ये छोटा है, एक डे केयर प्रोसीजर है, सारे एंडोस्कोपिक आर्थ्रोस्कोपी डे केयर प्रोसीजर है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब डे केयर सर्जरी से 80 रोगों का इलाज हो रहा है, जो कि बहुत आसान है, तो हमें इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसमें कुछ आहार विहार का भी रोल है? खाने पीने का, न्यूट्रिशन का? खाने पीने का, हाँ ऑफ कोर्स।
प्रोटीन अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन रिच डाइट जो कि ओल्ड एज में कम हो जाती है, हमारी डाइट ओल्ड एज पॉपुलेशन में वैसे ही कम हो जाती है, तो स्पेशली हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। जैसे हाइपोप्रोटीनिया में हमारे टेंडन्स, लिगामेंट, मसल्स वीक हो जाते हैं, तो इसीलिए प्रोटीन रिच सप्लीमेंट्स को हमें बढ़ाना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ के मरीजों में कुछ डाइट के बारे में डॉक्टर राजीव गुप्ता बताना चाहेंगे कि किन लोगों को क्या डाइट लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब बताएंगे जरा डाइट में क्या। ओल्ड एज पॉपुलेशन में, ओल्ड एज पेशेंट्स में डाइट वैसे ही कम हो जाती है, तो और एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इस केसेस में हमें थोड़े से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट का ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे देश में मैक्सिमम हम वेजिटेरियन हैं, गेहूँ, राइस हमारे डाइट में ज़्यादा है, तो ये हाई प्रोटीन रिच नहीं है। इसके लिए हमें स्पेशली पनीर ज़्यादा खाना चाहिए, पनीर, दालें हमारे डाइट में बढ़ाना चाहिए, और कुछ मुझे अपने ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए कहूँगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी उन्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह के बारे में बताओ, कौन से ड्राई हाँ, फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट्स हम अंजीर, अखरोट, ये बादाम अच्छा है, जिससे कि प्रोटीन की हम कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये इसमें डॉक्टर साहब ने जानकारी दी जो बहुमूल्य जानकारी। तो एक बात और बताओ, इसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन भी है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सके, जो आप सजेस्ट करते हो? ऐसी कौन सी मेडिसिन है? इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो आपको पेन किलर्स लेने होंगे। जैसे कौन से? डाइक्लोफेनेक अच्छा है, एसिक्लोफेनेक सॉल्ट की अच्छा है, ये दोनों इफेक्टिव हैं पेन शोल्डर में पेन के लिए। शॉर्ट पीरियड में पेन किलर्स लिए जा सकते हैं, लेकिन पेन किलर्स लंबे समय तक नहीं लिए जाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से लेवें, कितने समय के लेवें, साथ में क्या दवाइयाँ लेवें, ये सब एक अच्छा डॉक्टर ही आपको बता सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना समय निकाल करके हमारे दर्शकों को खूब अच्छी जानकारी दी कि कैसे दर्द रहित जीवन जिया जाए और फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ को पहचान करके उसका इलाज कैसे लिया जाए। बीमारी का सटीक निदान बहुत जरूरी है, यह जरूर ध्यान में रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।